हेलो स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो उनमें हमने क्या श्वसन तंत्र में क्या देखा था, ट्रैकिया तक पढ़ लिया था, काफ़ी अच्छे से हम लोग उसमें बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे लंग्स ऑर्गन की, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा ऑर्गन भाग लेता है लंग्स, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें लंग्स। लंग्स क्या होता है, हमारे बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो दो लंग्स पाए जाते हैं, एक राइट लंग्स पाए जाते हैं, एक लेफ्ट लंग्स पाए जाते हैं। तो 2 लंग्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। लंग्स को हम लोग फेफड़ा भी बोलते हैं और फुफ्फुस भी बोला जाता है, इसका अदर नाम एक है फुफ्फुस। अब ये क्या करते हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनमें क्या होता है प्लूरा मेम्ब्रेन फाउंड होता है, पाया जाता है, ठीक है। प्लूरा मेम्ब्रेन आर फाउंड। अब जो प्लूरा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लूरा झिल्ली जो होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, तो इनका वर्क क्या होता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड आवर लंग्स। हमारे लंग्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा झिल्ली, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एल्वली वायु कूपका की, तो ये क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। इनको हमारे लंग्स का क्या बोला जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। बेसिक यूनिट किसको बोला जाता है, एल्वली को, वायु कूपका को बोला जाता है। यहाँ पर कूपका है तो वायु कूपका भी बोला जाता है इसे। तो बेसिक यूनिट किसे बोला जाता है, वायु कूपका। या नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट के साथ साथ जो वायु कूपका है, ये स्ट्रक्चर है वायु कूपका का, कैसा होता है, हम लोग पिछले बार लेक्चर में बात किए थे। वायु कूपका का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अंडाकार का स्ट्रक्चर होता है। उनमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में करके लिख लेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज, बदलना, आदान प्रदान कहाँ होता है, वायु कूपका में। लगभग एक लंग्स में हमारे पास क्या होते हैं, 2 लंग्स पाए जाते हैं। जो भी मनुष्य, जो भी ह्यूमन होते हैं, उनके पास कितने लंग्स पाए जाते हैं, 2 लंग्स पाए जाते हैं। तो एक लंग्स में लगभग 35 करोड़ क्या पाए जाते हैं, वायु कूपका पाए जाते हैं, एल्वली पाए जाते हैं। लगभग एक लंग्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 35 करोड़ एक लंग्स में वायु कूपका पाए जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, गैस जो एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो किसकी मदद से करते हैं, डिफ्यूजन की थ्रू करते हैं। किसके थ्रू, डिफ्यूजन। फिर उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, प्रोवाइड करता है एरिया। जो लंग्स हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, उस समय हमारा जो डायफ्राम है क्या करता है, हमें एरिया प्रदान करता है, एरिया को विस्तार करता है। जब भी हम लोग सांस को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम सिकुड़ जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, तो जो इट इज़ द प्रोवाइड एरिया आवर लंग्स, क्या करता है, फेफड़ों को क्षेत्र या एरिया प्रदान उपलब्ध कराता है। तो डायफ्राम जो होता है, यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मांसपेशी ऑर्गन, अंग होता है क्या, डायफ्राम। जो यहाँ पर ये जो फिगर है वो डायफ्राम है, मस्कुलर ऑर्गन है। फिर उसके बाद बात करें, जब हमारा डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है, तो उस समय हमारे जो लंग्स है वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। कौन, लंग्स। उस समय हमारे क्या होता है, जो एयर होता है वो बॉडी में इंटर करता है, तो एयर इंटर करते हैं, बॉडी में क्या करते हैं, हवा भरते हैं। फिर जब डायफ्राम अगर फैलता है, एक्सपेंड होता है, तो उस समय क्या होगा, जो लंग्स होगा वो सिकुड़ेगा। तो लंग्स क्या होगा, हम लोग का सिकुड़ेगा, तो उस समय एयर क्या होगा, हम लोग के बॉडी से बाहर निकलेगा। तो एयर थ्रू आउट द बॉडी से क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, जो हमारा लंग्स है वो लगभग एक ब्रीथ में 500 ml, कितना, 500 ml एब्जॉर्ब कर सकता है। लगभग एक ब्रीथ में हम लोग 500 ml उसको क्या कर सकते हैं, इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं।
फिर उसी में हम लोग देखें जो हमारा लंग्स है उसकी क्षमता कितनी होती है, 1500 ml तक होती है। 500 ml हम लोग एक ब्रीथ में ले सकते हैं, और लेकिन कितना क्षमता होती है, 1500 ml तक स्टोर करने की क्षमता होती है। लगभग 3500 से 3800 ml वो लंग्स पहले ही वायु क्या करता है, एब्जॉर्ब किया रहता है एयर को। फिर उसके बाद हम लोग बात करें रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर क्या होता है। तो श्वसन दर हम लोग का वो होता है जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीदिंग प्रोसेस 1 मिनट में कितने टाइम तक हम लोग कर लेते हैं, यही हम लोग का क्या कहलाता है, श्वसन दर कहलाता है, रेस्पिरेशन रेट कहलाता है। नंबर ऑफ ब्रीदिंग इन 1 मिनट, 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या कितनी होती है, वही हम लोग का क्या होता है, श्वसन रेस्पिरेशन रेट कहलाता है या श्वसन दर कहलाता है। बात करें एडल्ट में, तो एडल्ट में लगभग कितना होता है, 15 से 18 मिनट में, कितना 15 से 18 बार 1 मिनट में कर लेते हैं। और बात करें चाइल्ड में, तो लगभग 18 से 21 पर मिनट काम करते हैं, 18 से 21 बार वो क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं। तो इतना इनका क्या है, रेस्पिरेशन दर है। जो रेस्पिरेशन रेट है वो हमारे एडल्ट में पूछेगा तो 15 से 18, और चिल्ड्रन में पूछेगा तो 18 से 21। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमारे स्तर है श्वसन करने का, उसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात किए थे। 3 तरह से होते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे उसके विस्तार के बारे में। तो पहला पॉइंट है हम लोग का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। इसमें क्या होता है, हम जब भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वायुवी करते हैं और अवायुवी, ऑक्सीजन को अंदर लेना और बाहर लेना। यहाँ पर 2 फिगर है, डायफ्राम यहाँ पर है, इनहेल है और एक्सहेल। तो इनहेल मतलब होता है वायु को क्या करना, अंदर लेना, वायु को अंदर लेना। एक्सहेल क्या होता है, वायु को बाहर निकालना। तो यहाँ पर हम लोग बात करें जो एयर ट्रांसपोर्ट बिटवीन एटमॉस्फेयर टू लंग्स, जो भी एयर हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर से लंग्स में, यही ट्रांसपोर्ट करना क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसे बात करें हम लोग एक ब्रीथ में कितना रेस्पिरेशन करते हैं, तो 500 ml करते हैं, ये तो हम लोग सबको पता है। तो बात करें इसमें 2 पॉइंट है, एक इनहेलेशन, सेकेंड एक्सेलेशन। इसे हम लोग बोलेंगे अंत श्वसन, इसे बहि श्वसन। तो 2 पॉइंट है, इसी में बात करेंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उस समय लगभग 20.9 से लेकर 21.1 तक क्या ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग ग्रहण करते हैं। कितना ऑक्सीजन की मात्रा ग्रहण करते हैं, 20.9 से लेकर 21.1 तक हम लोग ऑक्सीजन, इतने ml तक, या परसेंटेज बोल ले, इतने परसेंट। मान लो हम लोग क्या किए, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, तो उस समय सांस लेना, मान लो हम लोग 100% क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 20 से 21% क्या होती है, हम लोग की ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो वो कितना होता है, 0.041% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन कितना करते हैं, 20%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.041%। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितना लेते हैं, 78.1% क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या करते हैं, O2 की मात्रा कितना बाहर निकालते हैं हम लोग जब सांस छोड़ते हैं, तो 16.1% क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग बाहर निकालते हैं। और CO2 की बात करें तो CO2 लगभग 3.141% क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और नाइट्रोजन की बात करें तो ये कितना हम लोग बाहर निकालते हैं, तो जितना लेते हैं उतना ही बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो जो नाइट्रोजन है वो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में, श्वसन तंत्र में कोई भी कार्य नहीं करता, कोई भी भाग पार्टिसिपेशन नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, उसमें भाग लेता, पार्टिसिपेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन।
अब गैसों का परिवहन कैसे होता है, हम लोग बात किए थे हमारे बॉडी में क्या होता है, सभी को एनर्जी चाहिए, तो वहाँ से कैसे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में दौड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन दिस प्रोसेस गैस आर सर्कुलेट इन आवर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में क्या ऑक्सीजन का मात्रा पहुँचना। इसमें क्या होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या होता है, ब्लड में मिलता है। कहाँ, ब्लड में। ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी, और जो आरबीसी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हेमोग्लोबिन जो है, यहाँ पर पॉइंट एक और लिखा है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है, वो जो भी ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसको पूरे बॉडी में क्या करता है, वो फैलाता है या ढोने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन इज द वर्क एज ऑक्सीजन कैरी, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की वाहक का कार्य करता है। जो हीमोग्लोबिन है लगभग 100% मान लो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें से 98.5% ये ढोने का अकेले कार्य करता है। कौन, हेमोग्लोबिन अकेले कार्य करता है किसको, ऑक्सीजन को ढोने में। अब बचा है 1.5%, ये कौन ढोता है। फिर इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करें, जो ब्लड है, जो यहाँ पर ब्लड हमने लिखा है ब्लड। अब ये जैसे हम लोग की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक गांव है और एक जगह मार्केट है कहीं दूर है, तो वहाँ से यहाँ तक कपड़ा लेना हो, सब्जी लेना हो, सामान मार्केटिंग करना हो, तो वहाँ से ढोने का कौन सा कार्य करता है, कौन सा साधन उपलब्ध होता है, हम लोग के लिए साधन उपलब्ध होता है, या तो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना मार्केटिंग करते हैं। उसी प्रकार हमारे बॉडी में जब भी कोई भी ब्लड की ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ की न्यूट्रिशन हो या कोई भी पार्ट हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एनर्जी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो वर्क कौन करता है, ब्लड करता है। अब हम लोग बात करें, जो हीमोग्लोबिन है उसका फार्मूला Hb है और ऑक्सीजन O2, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो HbO2 बनते हैं। बैलेंस करना सीखेंगे हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, तो आज हम लोग देख लेते हैं ऐसे बैलेंस। यहाँ पर Hb का 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये बैलेंस है हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, अगर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो जो रिएक्शन है वो हम लोग का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो अपोजिट कार्य करने लगेगा। अब बात करें हमारे बॉडी में, जब हमारे बॉडी में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने क्या होगा, आरबीसी की कमी हो जाती है, उनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन इन तीनों कमी से जो होता है, कौन सा रोग अगर पूछ लिया कौन सा रोग होता है, तो रोग का नाम है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया रोग ये अक्सर पेपर में 2 साल पूछा गया है कि ब्लड की कमी से हम लोग को, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया कमी होता है। अब ब्लड का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी हीमोग्लोबिन की वजह से लाल दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो 2 वर्ड से बना है, हेमो और ग्लोबिन। हेमो क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, वो जो पिगमेंट होता है उसका कलर रेड होता है, उसी के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड लाल दिखाई देता है। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर फिगर में हम लोग बात करें तो हमारे ये स्ट्रक्चर किसका है, हम लोग का एल्वेली का, वायुकुपिका का स्ट्रक्चर है ये गोलाकार। और ये जो यहाँ पर पाइपनुमा दिख रहा है ये किसका है, कैपिलरी ब्लड का है। इसमें एक ब्लड वेसल्स है और इसमें क्या है, कैपिलरी में हम लोग के छोटे छोटे कण हैं, रेड ब्लड सेल्स के क्या हैं, कण हैं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ब्लड में जा रहा है, और O2 क्या है, एल्वेली में आ रहे हैं। तो O2 वहाँ लंग्स से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और जो भी हमारे ऑक्सीजन की बॉडी में ज़रूरत होगी वो कैपिलरी के थ्रू पूरे बॉडी में पहुँच जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, थर्ड पॉइंट, तो इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण को एक और नाम से जाना जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। हम लोग वहाँ पर बात किए थे सेलुलर रेस्पिरेशन, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बात किए थे जो ऑर्गन होते हैं उनसे किससे बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं। जो टिश्यू होते हैं वो सेल से बने होते हैं। अब हर एक सेल को क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो एनर्जी उनको मिलना होता है वो कहाँ से मिलती है,
तो हमारे बॉडी की वृद्धि कैसे होती है, जब सेल डिवीज़न होते हैं तभी होती है। तो सेल डिवीज़न होने के लिए उन्हें क्या होनी चाहिए, एनर्जी आवश्यक होनी चाहिए। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में हम लोग यही प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें देखें हम लोग, तो एल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ये कहाँ कंडक्ट होता है, सेल में कंडक्ट होता है। कहाँ, सेल में कंडक्ट होता है, कोशिकाओं में पूरा होता है। किस रूप में होता है, तो एनर्जी के रूप में होता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस। अब जो एनर्जी है हम लोग को दो फॉर्म में मिलती है। एक बात करें तो ADP और एक बात करें तो ATP। ये दो चीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो जो ADP है, पहले ADP की बात करें, उससे पहले हम लोग पहले स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा फिगर है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सनलाइट है, सन मतलब सूर्य जो है, उससे हम लोग की सनलाइट मिलती है, उससे क्या हम लोग को मिलती है, एनर्जी। और जो ये हरा कलर का है उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो जनरली सी बात है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें क्लोरोफिल होगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, H2O और वाटर। जब क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट के प्रेजेंट में H2O और CO2 मिले तो वहाँ पर क्या, किसका फॉर्म होता है, ग्लूकोज का फॉर्म होता है। तो फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या हुआ, हम लोग का ग्लूकोज मिला और ऑक्सीजन। जब हमारे ऑक्सीजन हम लोग लंग्स में जाएगा, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो हमारे लंग्स में क्या, एयर प्रेजेंट होंगे। एयर प्रेजेंट होने वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन किससे रिएक्ट किया, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से रिएक्ट करने के बाद क्या मिला, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी की उत्पत्ति हुई। क्या, केमिकल एनर्जी की उत्पत्ति हुई, किसके फॉर्म में, ATP के रूप में। यही प्रोसेस हम लोग का क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं ATP। तो ATP और ADP दो तरह के रूप होते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं ADP। जो ADP होता है वो किससे बना होता है, तो ये जो सबस्टेंस है, सबस्टेंस ऑफ फॉस्फेट विच प्रेजेंट इन आवर सेल, इन आवर सेल। क्या होते हैं, जो भी पदार्थ है ADP है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट। फॉस्फेट से बना क्या पदार्थ हमारे ADP में पाया जाता है, हमारे सेल में पाया जाता है, हमारे बॉडी के सेल में पाया जाता है। तो इनके पास जो भी एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो कैसी एनर्जी होती है, लो होती है। क्या होती है, लो होती है। जो इन ADP होती है वो उसके पास कैसी एनर्जी होती है, लो एनर्जी होती है। अगर इसका फुल फॉर्म देखें, अगर ADP की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पर हम लोग बात करें जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो यहाँ पर हिंदी में उसका कोई टर्म नहीं है। जैसे इंग्लिश में लिखा है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही हम लोग हिंदी में इसको लिख भी लेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर बात करें अगर ATP की, ATP की बात करें हम लोग, तो ATP क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होगा, ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब यहाँ पर ऊपर वाले में देखें ADP, तो वो किसमें था, डाइफॉस्फेट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ट्राईफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट जुड़ने से क्या हुआ, ATP बन गया। तो ADP प्लस P मतलब हो गया फॉस्फेट, वो क्या हो गया, यहाँ पर P मतलब हो गया फॉस्फेट, ठीक है। तो ADP प्लस P फॉस्फेट क्या बन गया, ATP। ये जो ATP है ये इसके पास कैसा एनर्जी होगा, तो हाई एनर्जी होगा, अधिक ऊर्जा होगा, ठीक है, अधिक ऊर्जा होगा, हाई एनर्जी इसके पास होता है। इसको हम लोग करेंसी वैल्यू ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। करेंसी वैल्यू ऑफ बॉडी भी इसको बोला जाता है, किसको, ATP को, क्योंकि ये हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारे एनारोबिक और एरोबिक जो रेस्पिरेशन होते हैं, ऑक्सीजन के उपलब्धि में और ऑक्सीजन के उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, इन दोनों के रूप में हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6।
ये क्या है हम लोग का ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज के बाद वो टूटते किस में, ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो किस में टूटते हैं, पायरुवेट में तोड़ते हैं। तो पायरुवेट का फार्मूला की बात करें तो CH3CCOOH, इसके ऊपर डबल बॉन्ड में O, ये किसका फार्मूला है, पायरुवेट का। ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज से पायरुवेट चेंज होने का, ये किस में होता है तो साइटोप्लाज्म में चेंज होता है। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में ये कार्य होता है। साइटोप्लाज्म में ये कार्य होता है किसे, ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होना। फिर उसके बाद बात करें, दो चीज होते हैं, एक ऑक्सीजन की उपलब्धि में टूटना, एक अनुपस्थिति में टूटना, एनारोबिक और एरोबिक में। तो ये जो यहाँ से ये वाला प्रोसेस है इधर, ये लास्ट वाला, तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये कहाँ टूट रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ ये रिएक्शन हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो दे क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और पानी और ऊर्जा। ऊर्जा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रिएक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी रिएक्शन होते हैं ऑक्सीजन के उपलब्धि में, वो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। कितना एनर्जी देते हैं, 37 ATP देते हैं। कितना देते हैं, 37 ATP देते हैं। और कितना कैलोरी देते हैं तो 676 कैलोरी देते हैं, कैलोरीज ये प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद बात करें, ये जो बाकी दो बचे रिएक्शन है वो हमारे ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं होते हैं और अनुपस्थिति में होते हैं, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। पहला बात करें कि लैक्टिक एसिड की, तो जब हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम लोग कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, कहाँ पर, मसल्स में। ये कहाँ पर होता है, मसल्स में होता है, मांसपेशियाँ में, ठीक है, मांसपेशियाँ में होती है। जब हम कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यहीं पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है, लैक्टिक अम्ल अम्लीय बना लेता है और एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी बनता है लगभग 2 ATP बनता है, 2 ATP बनता है। 27 कैलोरी के लगभग ये बात करें तो 27 कैलोरी बनता है, 2 ATP यहाँ पर बनता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें थर्ड में, इसमें जो यहाँ पर इथेनॉल बना रहा है तो ये भी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर क्या बनाता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, यहाँ आप लिख लेना ईस्ट में। तो क्या बनाता है, एथेनॉल। एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। यहाँ पर जो एनर्जी बनते हैं वो लगभग 2 ATP बनते हैं। कितना, 2 ATP यहाँ भी बनते हैं। बस फर्क इतना है, जो एथेनॉल बनता है वो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 कार्बन के अणु ही रहते हैं। कितने, 2 कार्बन अणु होते हैं। लेकिन लैक्टिक एसिड में कितने होते हैं, 3 कार्बन अणु बनते हैं। यहाँ से क्या हुआ, ग्लूकोज के पास कितना था, 6 कार्बन अणु था, फिर उसके बाद टूटा तो कितना हुआ, 3, फिर यहाँ पर भी 3 थे, और इथेनॉल में भी 2, इथेनॉल में कितना थे, 2 थे, और लैक्टिक एसिड में कितने हुआ, 3। बात करते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसको हम लोग एक क्रैश साइकिल भी बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की उपलब्धि में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो प्रोसेस, इसे हम लोग क्रैश साइकिल भी बोलते हैं। फिर अगर हम लोग देखें कि जो भी रेस्पिरेशन होता है कहाँ, अगर अमीबा में बात करें तो उनमें क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अगर मछलियों में बात करें तो गिल्स के थ्रू होता है, और कुछ सॉइल के थ्रू भी होते हैं रेस्पिरेशन, जैसे अर्थवार्म हुए, लीच हुए, इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन स्किल के थ्रू होता है। आज हम लोग के वीडियो में श्वसन तंत्र समाप्त हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम समाप्त हो गया ये टॉपिक। अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।